बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 15 अक्टूबर साल 2021 और आज जुमे का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। नाज़रीन किराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, किस सोच में है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। ठीक, बेशक। किन सोचों में है? बिस्मिल्लाह। मैसेज शुरू करूं? बिल्कुल। पहला मैसेज टिवाना का है। कहते हैं, पेज जरा तेज रख रही है प्रोग्राम की। कहते हैं दादाजी, अगर स्टेट बैंक ने ये लिख कर भी दे दिया है कि शरीफ खानदान ने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की और इसके साथ जोड़े वो लंदन वाला फैसला, तो ये डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तानी अदालतों में पेश क्यों नहीं किए जा सकते? देखिए, पहले तो आप दो बातों को मिक्स कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये लिख के दिया है कि नवाज शरीफ साहब के दूसरे दौरे इक़्तिदार में कर्ज उतारो मुल्क संवारो के तहत जो पैसे लिए गए थे वो सारे के सारे इस्तेमाल हुए थे कर्ज उतारने में ही, और ये उनकी 2003 वाली ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आया है। इस पे बाकायदा मुशर्रफ साहब ने कमीशन बनाया था और उसने बाकायदा तहकीकात करके जब ये रिपोर्ट जारी की थी तो सालाना रिपोर्ट जो आती है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, उसकी सालाना रिपोर्ट के अंदर इसको शामिल किया गया था। आप उसमें देख सकते हैं। अच्छा, उसने भी कहा था मुशर्रफ ने रोको पहले मैंने दस। ठीक है, अब 1999 के अंदर मुशर्रफ आया है ना जी, तो उसने आगे इस पे कमेटी या कमीशन बनाया था। तो उसके बाद ये हुआ था, मेरे ख्याल उस वक्त गवर्नर स्टेट बैंक जो था वो डॉक्टर इशरत हुसैन था, जहां तक मुझे याद पड़ता। हाँ, तो डॉक्टर साहब ने बाकायदा इसके ऊपर एक कमेटी या कमीशन बनाया था जिसने रिपोर्ट सबमिट की थी कि जी वो एक आना इधर से उधर नहीं हुआ। नंबर 1, मनी लॉन्ड्रिंग डिफरेंट चीज़ है। ये तो कौमी खजाने से चोरी का इल्ज़ाम था, ये उसकी एग्जोनरेशन हो गई। अब आ जाए लंदन फैसले की तरफ। वो है, लंदन का फैसला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उसके अंदर ये बात इंपॉर्टेंट है कि हमने गुज़िश्ता 20 साल की ट्रांजैक्शन चेक की हैं और हमें उसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं मिली। यानी कि 2000 से लेके 2020 तक की उन्हें क्लीन चिट मिल गई, 2001 से लेके 2021 तक की। ओके। और यही इन्हीं बुनियादों के ऊपर सारे केसेस उठाए जा रहे थे। नंबर 1, लेकिन एक मुल्क की अदालत का फैसला दूसरी अदालत के लिए बाइंडिंग नहीं होता। मुल्क क्या, यहाँ के लोअर कोर्ट का फैसला यानी कि सेशन कोर्ट का फैसला ऊपर वाला हाई कोर्ट का जज उसको फारग भी कर दे या उसको बढ़ोतरी दे दे या उसको बरकरार रखे, ये उसका प्रेरोगेटिव होता है। ठीक है, आप कहेंगे कि जनाब हाजी अब्दुल रज़ाक यकूब के खिलाफ $525 मिलियन का जो केस जो था वो बरतानिया में जो जीता था, ठीक है, तो वो क्या था भाई, वो बरतानवी अदालत में उन्होंने केस जीता, वहां से हाजी साहब से कैप्टन का सिगरेट लगा के भागे, जूते छोड़ के भागे और वो दुबई आ गए। वो मियां मंशा साहब पीछा करते हुए आए, उन्होंने दुबई के अंदर आगे कहा कि ये बरतानवी अदालत ने जारी की है। अरबों के लिए बरतानवी अदालत बड़ी अथॉरिटी होती है, उसी की बुनियाद के ऊपर उन्होंने इनका मक्कू ठापने की कोशिश की, तो ये वहां से भी भागे और पाकिस्तान आ गए। अब मियां मंशा ने काम नहीं की, मियां मंशा ने आगे पाकिस्तान के अंदर वो एक केस फाइल किया कि देखें डिक्री हमने इनके खिलाफ हासिल कर ली है, अब इसकी एग्जीक्यूशन यहाँ पे कर दें। अब ARY का रिपोर्टर जाता है हर तारीख के ऊपर 6 महीने की तारीख दिलवा के वापस आ जाता है। मुशर्रफ दौर से ये केस लटका हुआ, और जब भी कोई नई हुकूमत आती है तो ARY के मालकन जाके उसको मिलते हैं और कहते हैं कि ये $550 मिलियन जो है ये मियां मंशा को कह के हमें माफ कर दे, राइट ऑफ कर दे। वो नहीं करता भाई। इतनी उसने कहा जितनी गालियां मैंने खानी थी खा ली, जितनी आपने बकवास करनी थी, जितना आपने भौंकना था वो मैंने सुन लिया, अब मैं क्यों माफ करूं?
ये तो आप लंदन में जब फैसला हुआ था तब बैठ जाते मेरे खिलाफ ना, बकवासियात करने की बजाय। डॉक्टर वो क्या है, डॉक्टर क़यामत मसूद है, हाँ, शायद मसूद, हाँ, डॉक्टर शाहिद मसूद के जरिए मेरे खिलाफ बकबक करने की बजाय आप मेरे साथ बैठ जाते उस वक्त और कर लेते कि भाई इतने हम दे देते हैं, इतने तू माफ़ कर दे, हो जाता। आपने सोचा कि डॉक्टर शाहिद मसूद का पट्टा खोलेंगे, वो मियां मनशा, उनकी साहबजादी, उनके बेटों के ऊपर दिन रात भौंकेगा और डॉक्टर मियां मनशा की पैंट गीली हो जाएगी। नहीं पाए ना, ऐसा नहीं होता। ठीक है जी, डॉक्टर शाहिद मसूद फोन करता है कि हमने सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए लाहौर चैम्बर से 20 लाख रुपया पकड़ लो, जी, लाहौर के ब्यूरो चीफ को। वो कहता है सर वो कॉर्पोरेट बॉडी है, वो अगर देगी तो क्रॉस चेक में देगी। नहीं नहीं, कैश पकड़ो, कैश पकड़ो। कैश का क्या करेंगे यार, वो सैलाब ज़दगान की कवरेज के लिए जाना है, उस पर पैसे नहीं लगने, कर लो कर। अच्छा, और डॉक्टर शाहिद मसूद यार भाई क्यों छोड़ा था वैसे, बाय द वे महंगा जर्नलिस्टों को भी तो नंगा किया जाए, क्यों छोड़ा था? जी, वो जो गरीब नवाज ट्रस्ट है ना, ठीक है, उसके पैसे उसके नाम के ऊपर यतीमों के और उसकी ज़कात और ये वो पैसे जो थे वो डॉक्टर साहब वसूल कर करके अपनी जेब, बिल्कुल सही है। फाइनली टूट गई, तड़ाक करके की टूटी। जी, वो जिसने क़यामत के ऊपर नहीं बनाया था सीरीज, हाँ जी, जी, उसके ऊपर ना कुछ यहूदी जो रबीज हैं, रब्बी होते हैं, उनके जो होते हैं मजहबी रहनुमा, उनके ख्यालात हाय आलिया लिए थे और वो पहली दफ़ा किसी यहूदी रब्बी के ख्यालात पाकिस्तान में टीवी पे ऑन एयर होने थे। तो उसके लिए $22 मिलियन या $20 मिलियन की डोनेशन मिली थी। ठीक है, वो डॉक्टर साहब अपनी जेब में डालने की फिक्र में थे, तो फिर वो ज़ाहिर है उनसे भी बड़ा करू था, उसने बुलाया और जिस तरह वो शिकारी ने बगले की चूंच खोल के, सारस की चूंच खोल के अंदर में से मछली निकालता है ना, ऐसे वो निकाली। $19 मिलियन उसने अपने पास रख लिए, उसने कहा बाकी तुम रखो। ठीक है, उस पे वो दोनों के रास्ते जुदा हो गए थे। शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की। शरीफ खानदान के डॉक्यूमेंट से बात शुरू हुई थी। अब शरीफ खानदान जो है ना, वो वहां की जजमेंट को एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट तो पेश कर सकता है, लेकिन अदालत वो जजमेंट उठा के बाहर मार सकती है, पाकिस्तानी अदालत के हम इसको नहीं मानते। उसकी कोई कानूनी हैसियत पाकिस्तान में नहीं है, अखलाकी हैसियत बहरहाल है। जी, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज काशिफ राशिद का, कहते हैं बराए मेहरबानी हम जैसे टैक्स दहिंदगान के लिए भी आवाज उठाएं, जिन्हें रिटायरमेंट पर ना कंपनियां पेंशन देती हैं और ना गवर्नमेंट EOBI। ये हमारे साथ बहुत हो रहा है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। मतलब इसके लिए जरूरी है कि या तो आप EOBI कटवाना शुरू करें। वैसे कटवाने का क्या फायदा, वो धक्के ही वहाँ पे भी। मैंने 2 साल पहले EOBI का केस फाइल किया था, 3 साल पहले जब मैं क्वालिफाई किया था, वो अभी तक जी इस्लामाबाद से जवाब ही कोई नहीं आया। और पाकिस्तान का वाहिद अदारा मेरे ख्याल बचा है जो कंप्यूटराइज नहीं है, और पुराने खाते जो हैं उनमें घुस के आपके केस की तस्दीक करने से मौत पड़ती है, क्लर्क को नहीं करता। भाई 3 साल से केस रुका हुआ, वो चलो कुछ 4 पैसे मिलेंगे, बंदा सुई गैस पाइप टोबैको ही आ जाता है महीने का, उसमें जी कुछ आएगा ही सही ना। कटा है यार, मेरे पैसे कटे हैं, और एक नहीं हर अदारे में कटे, लेकिन उसका कोई वाली वारिस नहीं। जी, नेक्स्ट मैसेज मेरे पास नूरुज़्ज़मा का है। तो वो बहरहाल आपको खुद करना चाहिए। हम जो आपको कहते रहते हैं कि यार थोड़ी बहुत जमा करते जाएं, कमेटी डाल दें एक किस्म की, कोई शेयर खरीदते जाएं, कुछ ये करते जाएं। म्यूचुअल फंड पे तो अब हिम्मत नहीं पड़ती, जिस तरह के लुटेरे हरामखोर म्यूचुअल फंड्स पे आके बैठ गए और उनको कोई पूछने वाला नहीं है, और उन्होंने तमाम 2 नंबरियां करने की। और मुझे लगता है कि इस गवर्नमेंट के आने के बाद अगर कोई मुहिब्बे वतन, कोई सागडा टाइप का आया, तो वो सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स वाइंड अप करेगा। जिस तरह किसी ज़माने के अंदर वो वाइंड अप नहीं हुए थे, वो क्या होते हैं यार, लीजिंग कंपनी, जी, मुदारबा लीजिंग कंपनियां वाइंड अप हुई थी कि नहीं? उस तरह म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ओवरऑल वाइंड अप होने का वक्त आ गया, क्योंकि हरामखोर बहुत आ गए जो कि म्यूचुअल फंड्स के जो प्रॉफिट्स हैं वो खा जाते हैं, वो अपने अकाउंटों में डालते हैं। नई नस्ल के अंदर अखलाकियात इतनी की हैं कि देखें रातों रात अमीर कैसे बना जा सकता है, तो वो बन रहे हैं और निकल रहे हैं वहां से, और फिर पाकिस्तान में नहीं ठहरते।
पहला स्टॉप उनका दुबई होता है और अगला स्टॉप कनाडा होता है। जी। हाँ, नेक्स्ट मैसेज नूरुज़मा का, आपने चीन के जो इंडस्ट्री है उस पर व्लॉग किया था, लेकिन ज़िमनी बातें भी रहती हैं। कहते हैं दादाजी गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने अपनी इंडस्ट्री बंद कर दी और हफ्ते में 2 दिन काम हो रहा है या 2 दिन काम करने दिया जा रहा है, जो भी केस है। 3 दिन भी है जी, ऐसा क्यों है? मैंने आपके लिए एक व्लॉग किया था, लेकिन दुख ये है कि आप देखते नहीं। इल्म या अकल की कोई बात जिस व्लॉग में हो उसके व्यूज नहीं आते। 6,000 7,000, ठीक है। रंगबाजी जुगतबाजी जिसके अंदर हो वो 35,000 30,000 40,000 पे जाता है। लेकिन जिसमें कोई इल्म और अकल की बात की जाए, लानत पड़ी हुई है इस कौम के ऊपर यार। मैं गुस्सा ख्याल नहीं, किया करता हूँ गुस्सा नहीं कि जहां पे इकोनॉमी की बात हुई है, कौम को ऐसे करंट लगता वो जाके दीवार पे लगती। हाँ, जुगता करो, ठीक है। घटिया किस्म के जोक सुनाओ, ओ आप ऊपर जाएंगे, या झूठ बोलो, झूठ की बहुत बड़ी गाहक, ठीक है। आप देख लें कि टीवी के व्यूज कितने और हमारे व्यूज कितने, हमसे 100 गुना तो होते हैं उनके। यानी जो 1 गुना 1% हमें लोग देखते हैं, वो और वो जो झूठ के खरीदार हैं, वो आप फर्क देखें कौम के अंदर, कौम के मजमूई रुझान के। नहीं बोलना हमने झूठ, अपनी आखिरत खराब नहीं कर। आगे चले जी भाईजान। बात क्या पूछा था चाइना की इंडस्ट्री के बंद कर दी। बात ये है कि वो व्लॉग के अंदर हमने डिटेल में बता दिया था, मुख्तसर नर्ज कर देता हूँ। चाइना ने कहा कि आपने मेरे खिलाफ जंग का आगाज क्या करना है, मैं आपके खिलाफ जंग का आगाज कर रहा हूँ। यूरोप के शेल्फ और इन्वेंट्रीज जीरो हो चुकी हैं, शेल्फ खाली हो रहे हैं, और पता लग रहा है दुनिया को कि चाइना जो है वो कितना बड़ा मैन्युफैक्चरर है। पहले तो उसने उनको अपनी तरफ ल्योर किया, अपना मोहताज किया। अब चाइना कहता है कि अगर 3 दिन चल के वो फैक्ट्री उतना कमा सकती है तो वो 6 दिन क्यों चले। लिहाजा प्राइस बढ़ाएं, यूरोप को इस तरह स्क्वीज करें, अमेरिका को इस तरह स्क्वीज करें। समझ गया ना? हाँ, बेसिकली ये चाइना की नई स्ट्रेटजी है। उसने इकोनॉमिक वॉर अपने मुखालफिन के ऊपर इन्फ्लिक्ट करने का बाकायदा पॉलिसी डिक्लेयर कर दी। कहने का मतलब ये था, इसलिए वो 3 दिन के लिए चलती हैं। फैक्ट्री के रेट बढ़ेंगे, प्रॉफिट उतना ही हो, लेकिन सप्लाई को स्क्वीज करके 1972-73 में शाह फैसल रहमतुल्लाह अलैह ने जिस तरह यूरोप को पेट्रोल की सप्लाई बंद की थी ना, कि चाइना दूसरी वो हरकत करने जा रहा है। इंडिया के टीवी के ऊपर सदर यी के बारे में जो बकवासियात जारी है और जो उनकी चीखें निकल रही है, उससे पता चलता है कि उनका निशाना जो है, वो जो उनका तीर है वो निशाने पे लग रहा है। समझ आई जी कि नहीं आई? माशी जंग है जी। यी जंग साहब जो है, यी जिनपिंग साहब, वो माशी जंग इन्फ्लिक्ट कर चुके हैं और हमारा भी रगड़ा निकलना है इसमें। हमने हम कोई वो एग्जम्पशन नहीं है उसके अंदर, हमारा भी रगड़ा निकलना जी। नेक्स्ट मैसेज अवैस का है और दुखी हैं बुनियादी तौर पे कि गंदम, चीनी और दीगर अजनास में फूड बास्केट में हम खुद कफील होते हुए भी इंपोर्ट कर रहे हैं और डर का इजहार कर रहे हैं कि फूड क्राइसिस की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है। हम खुद कफील नहीं है, किस पागल ने आपको बता दिया? देखिए ना, जिस वक्त खाद खेत में डालने का वक्त हो तो 3,500 वाली बोरी 7,000 भी टाप जाए तो किसान नहीं डालेगा ना। नहीं डालेगा तो पर एकड़ जील्ड कम होगी, 40 मन की बजाय 30 मन होगी। असल में ट्रेजेडी ये हो रही, माफिया जो है, जो कि इमरान हुकूमत का दूसरा नाम है, इमरानी माफियाज जो हैं वो एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। खाद उठा लेंगे वक्त के ऊपर, बीज उठा लेंगे वक्त के ऊपर। किसान को जो बीज जो है वो 200 रुपए किलो मिलना था, वो 800 रुपए किलो मिलेगा। किसान जो है वो सर्टिफाइड बीज नहीं लगाएगा, वो सब स्टैंडर्ड नॉन सर्टिफाइड बीज की तरफ चला जाएगा। तो जब वो नॉन सर्टिफाइड सीड की तरफ जाएगा तो ईल्ड कम होगी, उसी पे मेहनत उतनी ही होगी, टाइम भी उतना ही लगेगा, लेकिन ईल्ड कम होगी। 30 मन की बजाय अपना 40 मन की बजाय 30 मन पे आ जाएगी क्रॉप। यही हमारी गंदम के साथ हुआ और यही हमारी बाकी क्रॉप्स के साथ हो रहा, ठीक है। खास तौर पे कॉटन के साथ पिछले साल तो ये हुआ था कि जिन साहब ने वो बीज बेचा था हाइब्रिड का जो जर्मिनेट ही नहीं हुआ, पीटीआई में आला मुकाम पे फायज हो। आजकल इन्फ्लेशन पे भाषण दे रहे हैं। चलो।
जी, सोहेल अहमद पूछते हैं, ये सवाल वैसे पहले भी डिस्कस हुआ, एफपीआर के पास फाइलर के बैंक अकाउंट्स के एक्सेस है? देखिए, अक्रॉस द बोर्ड नहीं है, लेकिन अगर एफबीआर ये समझता है कि मेरे खाकसार के अकाउंट में पिछले साल जो है वो 20,000 रुपये आए थे और इस दफ़ा 20 लाख कैसे आ गए, वो मुझे अगर पूछना चाहे तो वो भी पूछ सकता है, मुझे नैब भी पूछ सकता है। ये रसाई तो पहले भी है, सिलेक्टिव रसाई। लेकिन पहले प्रोसीजर ये था कि एफबीआर एक रिक्वेस्ट जनरेट करता था, वो रिक्वेस्ट जो थी वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जाती थी और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसको अलाउ करता था और फिर मुतलका बैंक और उसकी मुतलका ब्रांच तक एफबीआर की रसाई होती थी। अब उन्होंने उसको डायरेक्ट कर दिया कि वो जो इस तरह की रिक्वेस्ट मेकअप की जाएगी वो रिक्वेस्ट नहीं होगी, ईमेल होगी और इसे अंडरस्टूड समझा जाएगा कि एक ईमेल करेगा वो उस बैंक को कि मुझे इस अकाउंट तक रसाई दी जाए, तो वो स्टेट बैंक की तरफ से अप्रूव्ड समझी जाएगी, सिर्फ सीसी उसको साथ में रख ले ईमेल। इस तरह का कोई प्रोसीजर आ गया तो हमने कहा कि रसाई दे दी गई। ये रसाई पहले भी थी, लेकिन पहले वो स्कैन करके अनइवन ट्रांजैक्शन करके फिर जाते थे उधर, ठीक है। अब वो जिसको चाहेंगे सुबह उठे एसी साहब का दिल किया, चाहे खातून है, अच्छा इसकी पेशी करवाते हैं, तो उन्होंने ईमेल लिखी और एक्सेस करके जी आपके अकाउंट में इतने पैसे लोग वजाहतें करती फिरे वो बेचारी। चले जी आगे। जी, अच्छा, अवैस का मैंने मैसेज पढ़ा, उसका दूसरा हिस्सा रह गया, कहते हैं स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड अच्छे नहीं लग रहे, नॉट लुकिंग गुड, हाँ। तो इन सेक्टर्स में फिर इन्वेस्टमेंट ना की जाए? नहीं, स्टॉक मार्केट में कुछ शेयर्स नीचे आए हुए हैं, 20-20 रुपया रिटर्न, कैश रिटर्न देने वाले शेयर जो है वो 196 रुपए के लेवल पे पहुंचे हुए हैं, तो वो साल के लो पे बाइंग तो बनती, स्टॉक मार्केट के ऊपर बाइंग तो बनती है। म्यूचुअल फंड का मैं लम्हा मौजूद में सपोर्टर नहीं, लम्हा मौजूद की बात करूं। जी, टिवाना ने पूछा, तोशा खाना से पहले भी किसी ने इस नेट से कोई तोहफा खरीदा हो और उसे बेचकर अपनी जरूरत पूरी की हो, खालिस मौशियात का सवाल। जी, वो हार दिया था गिलानी साहब की मिसेस को, गिलानी साहब की मिसेस को, तैयब अर्दवान की मिसेस ने सलाब ज़दगान के लिए वो जमा नहीं करवाया गया था और जब इसकी निशानदेही हुई तो वो फिर जमा करवा दिया गया था। ये एक मिसाल है। उसके बाद दूसरी मिसाल ये है कि अरबों के पास जब जाएं तो या तो वो कीमती तोहफा देते हैं या कैश देते हैं। तो उन्होंने कोई मिलियंस ऑफ डॉलर का तोहफा दिया था नवाज शरीफ साहब को कैश में। तो नवाज शरीफ साहब ने अपने स्टाफ से पूछा था कि इसका क्या करना है, तो उन्होंने कहा था कि सर बस चुपके से इसको तोशा खाने में जमा करवाइए, ये हमारे पैसे तो नहीं है, यानी कि आपके पैसे तो नहीं है। तो उन्होंने वो तोशा खाने में जमा करवा दिए थे, ठीक है। और ज़ाहिर कैश का क्या लेना, मतलब ये तो नहीं वो कह सकते थे ना कि 20% लें और कैश मुझे दे दें। वो फिर तोशा खाना से कौमी ख़जाने में चले गए थे और उसके ऊपर फिर पीटीआई बड़ा नाची थी, ये पैसे किस लिए आए हैं, ये किस काम के लिए आए हैं, इसके लिए ये करना पड़ेगा, इसके लिए वो करना पड़ेगा। तो मामा हूँ जेडे आप बिलियंस ऑफ डॉलर लेके आना है वो वास्ते कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तुम करो तो पुण्य, हम करें तो पाप, ठीक है। शर्म नहीं आती। वही $1.5 बिलियन जो कि सऊदी अरब ने दिया था नवाज शरीफ के इक़्तिदार पे आने से पहले और कहा था कि जितना अरसा आप प्राइम मिनिस्टर रहेंगे उतने अरसे हम आपको हर साल $1.5 बिलियन देंगे एज ए सपोर्ट, ठीक है। वो हजम नहीं हुआ। वही बात ना कि वाजपेयी चल के आया, मीनारे पाकिस्तान पे गया, पाकिस्तान को तस्लीम करने का ऐलान किया, वो नहीं आया। हाँ, आगरा में जाके हमने सलूट मारना था ना यार जी। और अब तो इतनी की गंदी हो गई है, अब तो इतनी की गंदी हो गई है कि उनका प्राइम मिनिस्टर सलूट भी कबूल नहीं करता, वो भी सिद्धू को आगे कर देता, जा सिद्धू तू सलूट कबूल करा। अब तो इतनी की गंदी करवा ली है आप लोगों ने, बड़ी माजरत के साथ। लेकिन सोचिएगा सही, अब लेके किसको आए थे? हजूर आपकी एक्सटेंशन हो तो वो फड्डा डाल के बैठ जाए, ठीक है। आपने अपॉइंटमेंट की हो वो उस पर फड्डा डाल के बैठ गए, अब लेके किसको आए थे? है सोचने वाली गल है, तुम भी सोचोगा। अगला मैसेज जी, लास्ट क्वेश्चन शामिल कर रहा हूँ प्रोग्राम में और ये मेरे पास है एहसान अख्तर का। सलाम दुआ के बाद कहते हैं, दादाजी साइबर सिक्योरिटी और बिग डाटा का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? फरमाइए, मजीद फरमाइए कि पाकिस्तान में कोई यूनिवर्सिटी ये कोर्स करवा रही है? यार ये साइबर सिक्योरिटी और बिग डाटा जो है ना, इसके हवाले से मैंने UMT का एक होर्डिंग लगा हुआ देखा है
हाँ, वो जो इब्राहिम साहब है ना, शोएब साहब के साहबजादे, वो विजनरी बच्चा है, मतलब ज़रा नई नई चीज़ें हैं, तो नई नस्ल का नुमाइंदा है, तो नई चीज़ें ही करेगा। तो सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो है वो UMT बनी है, जो इस हवाले से ब्लॉकचेन और ये वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उन्होंने BS ऑफ़र किया है, ठीक है ना। वो पहली यूनिवर्सिटी है, और मेरा ख्याल है कि उससे अगला स्टेप ये होगा बिग डाटा वगैरह का ना। हाँ, तो आ जाएगी, पाकिस्तान में आ जाएगा, फ़िलहाल तो नहीं है। ये तो वहाँ की भी मखसूस यूनिवर्सिटियाँ करवा रही हैं, तो अब पाकिस्तान में ढूंढ रहे हैं। आती है लीगल। जी, एक लास्ट क्वेश्चन मैं ज़रूर पढ़ना चाहता हूँ, हाँ। पाकिस्तानियों के लिए, अपने हम वतनों के लिए। ये इंडिया से मैसेज है अनुज शर्मा का, कहते हैं दादा पोता शो देख के मैंने इंडियन मार्केट से मिलियंस ऑफ रुपीस बनाए हैं। यार ही किसी ने बनाए। बाकी आपने पाकिस्तान की सियासत में बात की, उसको जाने दें, मेरा ख्याल है वो मुनासिब नहीं है। यार बात ये नहीं होती, बात ये होती है कि आप गूंगों को शहर में अजान देते रहें, बहरों के शहर में, बल्कि बहरों के शहर में। गूंगा बहरा एक ही चीज़ होती है, वो बहरा होता है तो गूंगा होता है, क्योंकि उसने आवाज़ सुनी नहीं होती ना, तो वो बोल भी नहीं सकता, उसको अदा भी नहीं कर सकता। तो हम बहरे गूंगों के शहर में अजान देते हैं, पता नहीं वो सुनते भी है कि नहीं सुनते। उन्होंने सुन ली बाल इंडिया वालों ने, सायों ने सुन के तो माल बना लिया। ये बैठे होंगे, दसो केड़ा शेर खरीद ले सामीन इकराम, आज के लिए इतना ही। हमारा काम है आवाज़ लगाना, जब तक सांस में सांस है लगाते रहेंगे, जब तक बैठने की हिम्मत है लगाते रहेंगे। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन किराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो और ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल था, आप देख रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये काविश आपको पसंद आई होगी। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।